Home loan is a good loan because you are having a gun to your head. It brings discipline in your life. इस बार वॉर बड़ी यूनिक थी. जनरली हम कहते हैं कि एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड. इस बार तो उल्टा हो गया, बैड न्यूज इज बैड न्यूज फॉर गोल्ड हो गया. Central Bank of Turkey, because they were in a liquidity crisis, they have sold a lot of gold. जब भी कोई सेंट्रल बैंक बड़ी सेल करेगा, गोल्ड गिरेगा. अगर आप कोविड देखें, गोल्ड उस समय भी गिरा था. लेकिन आजकल यंगस्टर्स को एक भूत है, वो है कि ओवरनाइट रिच बनने का, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स? देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज ए very high skill game. There's no harm if you think you are cut out for that to learn that skill. 1% people are winning and 99% are losing. See, at the end of the day, there is no free lunch in this world. How would you rate SEBI as an institution on small investor protection? Marketplace where nobody knows what is going to happen. But everybody is a forecaster. Everybody is a pandit. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा. तो एक रिटायरी को जिसने इतनी मेहनत करके, एक जॉब करके जीवन में एक कॉर्पस बनाया 2 करोड़ का, उसको उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ यूज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम लोग जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं ना, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं. हम लोग डायरेक्टली स्टॉक्स लेने लग जाते हैं, एफएनओ में ट्रेड करने लग जाते हैं, लॉस लेते हैं और फिर मार्केट्स को छोड़ के चले जाते हैं. आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो हमें बताएंगे कि अगर आप 25 साल के यंगस्टर हैं तो आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना चाहिए, अगर आप 40 साल के आसपास हैं, आज तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे प्ले करना चाहिए, स्टॉक्स में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, होम लोन कब लें, लोन ले भी कि नहीं ले, सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया है. और डिस्कस किसके साथ किया है? आलोक जैन जी के साथ, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वीकेंड इन्वेस्टिंग के. इनके ट्विटर पे ट्वीट्स देखे होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस और पॉडकास्ट देखे होंगे. और आज के पॉडकास्ट में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करी जाए ताकि आप आराम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके. इस एपिसोड को एक मास्टर क्लास की तरह लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, लर्निंग लीजिएगा, क्योंकि आप किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं. हमने आपकी बात जरूर करी. और हाँ, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, घंटी दबा दो, ताकि ऐसे अमेजिंग गेस्ट्स मैं आप तक लेके आता रह सकूं. तो चलिए सीखते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में और मिलते हैं मिस्टर आलोक जैन से. आलोक सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम अगेन टू संजय कथुरिया पॉडकास्ट. थैंक यू सर. एंड आज जो हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे, लास्ट टाइम हमने मोमेंटम की स्ट्रैटेजी के ऊपर किया, लोगों ने बहुत पसंद किया सर उसे. आज जो हम चर्चा करेंगे, हम जनरल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा करेंगे. आपके थोड़े आपका जर्नी कैसी रही है इन्वेस्टमेंट्स में, उसके बारे में करेंगे, और एक एक्शनेबल करेंगे कि कोई भी एज ग्रुप में कोई व्यक्ति है तो किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को वो डिजाइन कर सके. तो सर, शुरुआत आपसे करते हैं. आप कब से मार्केट में आएंगे? वीकेंड इन्वेस्टिंग, वीकेंड पे तो मार्केट्स बंद होती है तो इन्वेस्ट कैसे करें उस टाइम पे? तो मैं तो मार्केट्स में 1995 से आया हूँ. पहले एज ए मेंबर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 20 साल करीबन वो बिज़नेस किया, और उसके बाद अब एज एडवाइज़र एंड रिसर्च एनालिस्ट. तो पर्सनल जर्नी मेरी इन्वेस्टिंग की 96 ऑनवर्ड शुरू हुई, और लाइक एवरीबडी एल्स मैं भी कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग ट्राई करता रहा. 5-7 साल मैंने ट्राई किया, तो कुछ सक्सेस थी, काफ़ी फेलियर्स भी थे उसमें, मतलब उसमें, लेकिन वो एक मज़ा नहीं आया. इन द सेंस कि मेरे को पकड़ नहीं आई कि भाई कैन एम आई कॉन्फिडेंट दैट आई कैन कंटिन्यू टू डू दिस सक्सेसफुली. वो एक लक की फैक्टर आ रही थी कि भाई अब .com वाला बूम हो गया तो चलो कुछ पैसे बन गए जी, फिर वो क्रैश हो गया तो पैसे चले गए. यू नो, सो इट वाज सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ योर कंट्रोल कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो बट पैसे कब बन रहे हैं पता ही नहीं है जी. यू नो. सो ये 2000 की बूम बस्ट साइकिल हुई, फिर 2008 की फिर से बूम बस्ट साइकिल हुई. तो बाय 2009 आई वाज ऑलमोस्ट 14 years इनटू माय जर्नी, एंड आई थॉट कि मेरे को ना वो आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प हाउ टू इन्वेस्ट. वो ठीक है कि वो बिजनेस अलग चल रहा है, दैट वाज ऑन द साइड, बट ऑन द साइड माय पर्सनल इन्वेस्टिंग आई कुड नॉट. ट्रेडिंग थोड़ी वो अपने करता था, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह, वो मेरे को लगता था कि फिर भी बहुत लॉजिकल है. यू नो, एटलीस्ट आई हैव क्लियर एंट्री पॉइंट, क्लियर एग्जिट पॉइंट्स, माई रूल्स आर देयर, कितना एलोकेशन करना है, कितना लेवरेज करना है, वो सब मेरे को ज़्यादा समझ में आता था. तो बाय 2009 आई रियलाइज्ड माई इन्वेस्टिंग इज नॉट गोइंग एनीवेयर, माई ट्रेडिंग इज डूइंग ऑल राइट, व्हाई शुड आई नॉट मर्ज द बेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ ऑफ देम. तो मैंने कहा कि मैं 20-25 स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, और हर स्टॉक में मैं कुछ रूल्स, ट्रेंड बेस्ड रूल्स उसमें डालता हूँ कि कब मैं खरीदूंगा, कब मैं एग्जिट करूंगा,
और इक्वली एलोकेट कर देता हूँ अक्रॉस पोर्टफोलियो। तो ऐसा मैं अपने लिए चलाता हूँ कुछ। तो मैंने वो शायद 2009, 10, 11 में ये करना शुरू किया। तो उसमें मेरे को रीजनेबल सक्सेस मिली, इन द सेंस दैट आई वॉज सेटिस्फाइड दैट आई नो व्हेन आई एम एग्जिटिंग, आई नो व्हेन आई एम एंटरिंग। एम्बिग्यूटी नहीं थी उसमें, मे बी बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, एनालिटिकल माइंड, मेरे को ये चीज़ें पसंद आती हैं। आपको कंट्रोल फील हुआ? कंट्रोल फील हुआ कि भाई आई नो हाउ दिस वर्क्स एंड आई ओनली नीड टू बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट मार्केट साइकिल, एंड मुझे पता है बहुत पैसे बनेंगे। जी जी। राइट। तो वो मैंने करना शुरू किया। और 2000 शायद 15 के आसपास वो ब्रोकिंग वाला मैंने बिजनेस वाइंड अप कर दिया था। वो तब तक ही ज़ीरोधा वगैरह ने आके सब लैंडस्केप ख़त्म कर दिया था ब्रोकिंग का। तो आई वॉज गेटिंग रियली बोर्ड। सो मैंने ट्विटर पे ऐसे ही अपनी स्ट्रैटेजी जो है ना वो लिखनी शुरू कर दी जी। कि दिस इज़ व्हाट आई फॉलो फॉर माई सेल्फ, इफ़ यू विश टू फॉलो दिस इज ईयर 2000 2015-16 2015-16। हाँ, तब जीरो था काफी। तब तो उसमें वो साल बहुत अच्छा था मेरी स्ट्रैटेजी के लिए। वी मेड सम 52% रिटर्न इन दैट ईयर। ओह वाह। आई थिंक 16-17 वाज दैट ईयर। तो काफ़ी लोग एकदम से ट्विटर पे एक फॉलोइंग आनी शुरू हुई कि भाई, एंड आई वाज डिस्क्लोजिंग ऑल माय ट्रेड्स फॉर अ ईयर। अरे वाह, अच्छा। कि ये भाई तो फिर से लोगों का ट्रस्ट बन जाता है। ट्रस्ट बन गया उसमें कि भाई ये सामने ही है ना आपके, जो हुआ वो आपके सामने ही है। देन सम न्यूज़पेपर, मनी कंट्रोल, ये इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिख दिए। तो इस तरह से एक फॉलोइंग शुरू हुई। तो लोगों ने कहा कि हमें भी कराओ ये, वी ऑल्सो वांट दिस। मैंने तब तक अपनी फर्म का नाम वीकेंड इन्वेस्टिंग रख दिया था। वीकेंड इन्वेस्टिंग इसलिए रखा था कि मुझे एक बार हफ्ते में डिसीजन लेना है, जस्ट बिफोर द वीकेंड। सो फ्राइडे वॉज माई रीबैलेंस डे, अच्छा। where I said that I only need to look at the markets once a week, and then the rest of the week is free for me to travel, read books, do whatever. Beautiful. You know, तो वो ब्रोकिंग का वो पूरा जो तामझाम था, 20-25 लोगों की टीम थी, वो सब वाइंड अप करके मैंने कहा ये अब अपनी सुकून की ज़िंदगी शुरू हो गई है, इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक ठाक रिटर्न निकल आएगी। दैट्स ऑल आई नीड। बट वो इधर से इतना अब ये एडवाइजरी का रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। तो फिर से सेबी का लाइसेंस लिया, फिर से रोल आउट किया एक एडवाइजरी फर्म, and that's how the journey started. Then I got to know about small case. तो ज़ीरोधा के जो कामत साहब हैं, नितिन, उनसे मेरी कभी कभार ईमेल पे ऐसी बातचीत हुआ करती थी, बिकॉज वो भी ब्रोकिंग में थे, मैं भी ब्रोकिंग में था। तो मैंने उनसे कहा कि आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है स्मॉल केस में, तो मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस करा दीजिए आप। तो उन्होंने ईमेल पे वो वसंत कामत स्मॉल केस के जो सीईओ हैं उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया। तो वो आए, दिल्ली आए, तो मैं मिला उनसे। मैंने कहा कि आप अभी तक वो क्या कर रहे थे अभी तक, कि वो अपनी इंटरनल रिसर्च करते थे और स्मॉल केसेस ऑफर करते थे फ्री सबके लिए। तो मैंने उनका आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लाइए, और दैट विल क्रिएट न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऑल्सो, एंड इट विल क्रिएट बिग बिजनेस। तो उनको आइडिया अच्छा लगा, उन्होंने 3-4 महीने में एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया, पब्लिशर प्लेटफॉर्म, और मेरे को एज ए फर्स्ट एडवाइज़र उन्होंने लॉन्च कर दिया। ओह अच्छा, यू द वेरी फर्स्ट एडवाइजर ऑन। वेरी फर्स्ट। तो और वहाँ से फिर 2018-19 में हमारी जब वो जर्नी शुरू हुई, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़ गए हमारे साथ फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और फिर कोविड के बाद तो जैसे बाढ़ ही आ गई एक तरह से। जी। राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव बीन गोइंग। अभी रिसेंटली हमने एक AIF भी लॉन्च कर दिया। तो आवर कोर स्ट्रेटजी हैज रिमेन्ड द सेम, दैट वी वांट टू फॉलो मोमेंटम, स्टे विद स्ट्रेंथ, get out of weakness. That has worked well for us. वेरी नाइस, वेरी नाइस। उस पर तो हम काफ़ी लंबी चर्चा कर चुके हैं सर। एंड जिन्होंने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो एपिसोड का लिंक डाल देता हूँ, आप जरूर वो एपिसोड देखिएगा। इट्स अ मास्टर क्लास ऑन हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स विच आर इन मोमेंटम एंड क्रिएट योर पोर्टफोलियो। सर अब हम आते हैं, आज जो हम चर्चा करेंगे ना, एक आम निवेशक के एंगल से करेंगे। मार्केट में क्या मिथ्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ऑल बेस्ड आउट ऑफ योर सच अ लॉन्ग वास्ट एक्सपीरियंस। तो स्टार्ट करते हैं सर। आज म्यूचुअल फंड सही है, एज अ कैंपेन हैज़ वर्कड रियली वेल। अगर हम देखें पिछले 10 सालों में FII आउटफ्लोज बहुत हुए हैं, पर हमारे SIPs ने जो 25,000 करोड़ रुपए महीने के आसपास किए हैं, सपोर्टेड इट वेल। सो डू यू थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स आर राइटली प्लेस्ड इन दिस, और आर दे गेटिंग इनटू अ ट्रैप ऑफ गिविंग एग्जिट टू FIIs? बिकॉज हर जगह से अलग अलग सुनने आ रहा है। अब शंकर शर्मा सर कह देते हैं कि भाई लोगों को एग्जिट, मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो लोगों को एग्जिट दे रहे हैं, FIIs आर लीविंग, समबडी सेइंग इट्स ग्रेट, कंट्री की स्ट्रेंथ का पता चलता है। आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, मेरा व्यू ये है कि एज लॉन्ग एज यू हैव द बेसिक कॉन्फिडेंस
कि इंडिया एज अ कंट्री विल ग्रो फॉर द नेक्स्ट 20-30 years and we will continue to grow somewhere between 6% and 8% as a growth rate, which has happened in the past also, despite poor governance also, despite all kinds of global geopolitics or situations. So we have been able to grow at that rate. जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा एक तरह से ना रनवे बना हुआ है और हमें उस पर प्लेन उड़ाना है बस. तो आप बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आपकी कुछ ग्रोथ अपने आप होगी, जैसे इंडेक्स इन्वेस्टिंग उसको मान लीजिए आप. जी राइट अब हमें उससे सुपीरियर रिटर्न्स अगर चाहिए तो देन ऑफ कोर्स वी नीड टू टेक सर्टेनली हायर रिस्क ऑफ सम काइंड. म्यूचुअल फंड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है. ठीक है. आई वुड से अगर आपके पास पैसे अभी कम हैं, आपके पास मार्केट के एक्सपीरियंस नहीं है, आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में डर लगता है, बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट है. और आजकल मैं ये सुनता भी हूँ कि जो भी स्टार्टअप्स भी हैं नए, योर फर्स्ट जॉब, दे विल मोटिवेट यू कि भाई आपको SIP शुरू करो. जी राइट ऑल दैट इज ग्रेट एक्चुअली. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 5-7 साल में आपको कुछ एक्सपीरियंस आना शुरू होगा कि हाउ माई म्यूचुअल फंड्स आर डूइंग. सी म्यूचुअल फंड में भी ऐसा है ना कि ट्रैप उतना है कि ऑल म्यूचुअल फंड्स विल नॉट डू वेल. मे बी 30-40-50% म्यूचुअल फंड्स विल बीट द बेंचमार्क, जी अदर्स विल नॉट. जी तो आप अगर इधर से उधर स्विच करते रहते हो, भाई इस साल ये वाला नहीं बढ़ा तो मैं उसमें चला जाऊं जो पिछले साल का बेस्ट विनर है, वो सब चर्निंग करने में आपका कुछ फायदा होने वाला नहीं है. तो देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम लक ऑल्सो हेयर एंड ऑफ कोर्स पिकिंग ऑफ द गुड मैनेजर. म्यूचुअल फंड में भी ब्लैक शिप भी हैं और अच्छे मैनेजर्स भी हैं. तो जो म्यूचुअल फंड सही है, कैंपेन है, वो ठीक है, बट इट्स नॉट अ ब्लैंकेट अप्रूवल के आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. गॉट इट. यू नो सो तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा. इतना वो bit आपको तो learn हाँ करना मतलब पड़ेगा. मेरे को ऐसा लगता है कि बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट और दिमाग लगाए पैसे नहीं बनते. मतलब nobody else will make money for you. You have to give some input, some selection, some criteria. You know, otherwise money making cannot be so easy. True. Right? So from that point of view, it's a great starting point. फिर आप जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको होता है, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो. सी इशू इज विद लार्ज फंड्स इज दैट दे आर नॉट निम्बल फुटेड. जैसे हमारी पहले भी डिस्कशन हुई थी एक बार कि जितना बड़ा फंड उतनी डिफिकल्टी उसको मार्केट में इन आउट करने में, एग्जिट करने में, एंट्री करने में. तो उनकी रिटर्न्स हमेशा एक लेवल के बाद जाके म्यूटेड रिटर्न्स होंगी. वो अल्फा निकाल सकते हैं कुछ फंड्स, बट वो एक्सट्रीम मतलब जो एक अपने पोर्टफोलियो में एक रिटर्न्स आ सकती हैं, वो लेवल नहीं आएगा उसमें कभी भी. True. Got it. So the next level of evolution you can say could be you do mutual funds, then you start something on small case. Okay. Where the advantage is that you will start to get the flavor of having stocks in your portfolio. वो आप ही के स्टॉक्स आप ही के डीमैट अकाउंट में रहेंगे जी. तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का फ्लेवर आपको मिलना शुरू होगा उसमें से, स्टिल बीइंग गाइडेड बाय सम स्मॉल केस मैनेजर. राइट and then perhaps once you graduate from that, perhaps you can go to direct stocks yourself, or you could go to a PMS or a AIF or whatever, whichever. So I think ये इस तरीके के steps हैं. If you stay with the mutual funds, you will have to be satisfied with those returns only. That's तो what. आप ये कह रहे हैं कि अगर म्यूचुअल फंड्स हमने जनरली देखा है 12 से 14% सालाना रिटर्न्स निकालते हैं, बट अगर आपको अबव एवरेज चाहिए, लेट्स से 15, 18, 20 चाहिए, तो देन स्लोली एंटर विद स्मॉल केस एंड स्टॉक्स. बट सर काफी लोग गलती क्या करते हैं कि टिप के ऊपर विश्वास करते हैं, फिर सीधा ही उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, उधार लेके इन्वेस्ट कर देते हैं. तो व्हाट आर द नोज, मतलब ये जो स्टॉक इन्वेस्टिंग है उसमें डोंट्स क्या है, क्या क्या नहीं करना चाहिए? ये जो आपने बताया यही सारे डोंट्स हैं वैसे, लेकिन ये कभी एलिमिनेट नहीं हो सकते मार्केट से. ये लोग हैं इसीलिए दूसरे लोग पैसे कमा रहे हैं. I mean, it's unfortunate, but that's how it works basically. Some people will have to throw away their money for others to make it. तो जो FOMO of having missed the rally और फिर ऊपर जाके सबसे टॉप पे बाय करना, ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जिसको कभी चेंज नहीं करा सकता. आप विद प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को, बट in every rally for the last 200 years the same human emotion has been seen. True.
एंड डिस्पाइट नोइंग व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। तो ये चेंज कभी नहीं होगा। न्यू प्लेयर्स आएंगे, वो भी लर्निंग एक कॉस्ट देंगे मार्केट को, एक रैली मिस करेंगे, एक फोमो करके टॉप में खरीदेंगे, बॉटम में बेचेंगे, कुछ समझ में आएगा। 8-10 साल लगते हैं आपको मार्केट को अच्छी तरह समझने में, मेरे हिसाब से 8 से 10 साल लगता है मेरे को उतना time देना चाहिए। मेरे को उससे भी ज्यादा लगे। क्योंकि उससे में 2-3 साइकिल्स निकल जाते हैं, आपका डाउन साइकिल, अप साइकिल, बुल बुएवेयर। सेकेंड साइकिल के बाद आपको असली मतलब आप अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड हैं उस पर, आपको समझ में आनी शुरू हो जाती चीजें। तो आपके अगर मैं बात को डिकोड करूं तो एक नए इन्वेस्टर को ये 7-8 साल जो है धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहिए। हाँ, डाल सकते ताकि वो हैबिचुअल हो जाए, स्मॉल केस में आना चाहिए, स्टॉक्स में आना चाहिए, हैं। और अपनी नॉलेज बढ़ानी शुरू नॉलेज करें। बेस बढ़ाना चाहिए। और अब तो मैं ये देखता हूँ कि 25-30 ईयर ओल्ड्स आर सो नॉलेजेबल। ट्रू। मतलब हमें तो जो 15-20 साल में नॉलेज आई धीरे धीरे करके, वो लोगों को आजकल इनिशियली कपल ऑफ ईयर्स में आ जाती है, बिकॉज इट्स अवेलेबल आउट देयर। ट्रू। हमारे टाइम पे इतना इजी नहीं था। आपके जैसा बढ़िया शो है, उसमें इतने आप गेस्ट को बुलाते हैं, वो लर्निंग्स इतनी देते हैं जी। तो दैट वाज नॉट अवेलेबल। बट नाउ मोस्ट पीपल, बट उसका एक रिवर्स साइड भी है, बिकॉज एवरीबडी इज सो नॉलेजेबल, सो देयर इज मोर कंपटीशन नाउ। अल्फा तो उतना ही है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक देयर इज मोर यंग फोक्स डूइंग मोर थिंग्स। और अभी तो हमने एफ और ये सब लेवरेज जो सब तो बात ही नहीं करी है, उसमें एक अलग मार्केट है वो। ट्रू। तो इनिशियली लेवरेज ना करें। जी। एक बार आपको चीज़ समझ में आ जाए, फाउंडेशन समझ में आ जाए, थोड़ा सा लेवरेज करके देख सकते हैं अगर आपको सूट करता है वो। आई मीन ट्रेडिंग डजंट सूट एवरीबॉडी बेसिकली। एक बार क्या हुआ सर, वो चाणक्य खिचड़ी खा रहे थे, तो उन्होंने सीधा ना सेंटर में खाना चालू कर दिया। हाँ, तो जैसे सेंटर में डाला हाथ, तो बड़ी गर्म थी खिचड़ी, तो उनके हाथ जल गए। तो किसी ने उनको बोला कि अरे भाई, कभी भी खिचड़ी को जो है सेंटर से नहीं खाया जाता, एकदम साइड परिधि से, साइड से धीरे 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 खाया जाता। और उस पूरी अंडरस्टैंडिंग को उन्होंने वॉर स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर दिया था। तो मुझे लगता है कि वही हमारे इन्वेस्टर को भी करना चाहिए कि एकदम सेंटर में जाके सीधा फ्यूचर किसी के कहने से, किसी कहीं सुन के, कहीं पार्टी टॉक की वजह से कोई स्टॉक ना खरीदें जी, और परिधि से खाएं, म्यूचुअल फंड से। हाँ, काफी लोग ये करते हैं, स्टॉक पहले खरीदते हैं, उसके बाद में रिसर्च शुरू करते हैं उसकी। और फिर वो रिसर्च करके अपने आप को कन्विंस करते हैं कि हाँ, इस स्टॉक में ये ठीक है। फिर वो स्टॉक नीचे गिर जाता है। फिर आप और 4 लोगों से बात करके अपने आप को एक बायस क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, कंफर्मेशन बायस, कि हाँ, ये लोग भी कह रहे हैं कि ठीक है, अभी वेट कर लेते हैं। तो वन हैज टू गेट आउट ऑफ दिस इमोशनल एंगल, ट्रीट इट एज ए बिजनेस। आप पैसे साइड कर दीजिए कि ये मेरा बिजनेस है। अब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, उसमें इमोशंस नहीं आने चाहिए बीच में। इट शुड बी कट एंड ड्राई। अगर मतलब आप ये देखें कि एज ए प्रमोटर, कोई बिजनेसमैन है, कोई लिस्टेड कंपनी है, प्रमोटर है, अब उसका स्टॉक 50% गिरा हुआ है, उसके पास 70% होल्डिंग है, वो तो कुछ नहीं कर सकता। ट्रू। बट यू आर सो लकी, यू कैन बी अ प्रमोटर इन एनी कंपनी, यू कैन बी अ शेयर होल्डर इन एनी कंपनी, गेट आउट एट एनी टाइम, गेट इन एट एनी टाइम। कितनी जबरदस्त मतलब एक एडवांटेज है फॉर इंडिविजुअल इन्वेस्टर। और उस पर प्रेशर भी है, उसको वापस लेके भी आना है, मेहनत करनी है। एग्जैक्टली, वो तो फंसा हुआ है, पूरे जिंदगी उसी में फंसा रहेगा वो। आपके पास ऑप्शन है, आज ये सेक्टर नहीं चल रहा, आज वो सेक्टर चल रहा है, मैं उस पर चला जाऊंगा। तो सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी बायसेस की, कि मैं अब अपने आप को कन्विंस करने लग जाता हूँ कि मेरी पोजीशन राइट है। तो ऐसा क्या किया जाए कि मैं ये सब झंझट से दूर हो जाऊं, फिर भी मेरी इन्वेस्टिंग क्लीन, सिंपल, इजी हो, एंट्री एग्जिट क्लियर हो? मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जिस पे हमने चर्चा की, या फिर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग? हाँ, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। ओके। वैल्यू में भी आप रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप अपने रूल्स बना लीजिए, ठीक है, कि स्टॉक में एंटर होने से पहले मेरे ये रूल्स सेटिस्फाई होने चाहिए। लेट्स से आपने कोई अर्निंग्स बेस्ड, अर्निंग्स ग्रोथ, मार्जिन, कोई भी आपके 3-4 रूल, आप 5 रूल बना लीजिए, वो सेटिस्फाई होंगे तभी मैं स्टॉक लूंगा, नहीं तो मैं नहीं लेने वाला, किसी के कहने से भी नहीं लेने वाला। दिस इटसेल्फ विल गिव यू डिसिप्लिन। एग्जिट मैं कब करूंगा, ये पहले, मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक में एंटर होने से पहले आपको एग्जिट पता होना चाहिए। ओके। हमारी स्ट्रेटेजी में तो बिकॉज इट इज एनालिटिकल, तो हमें क्लियर होता है कि हमें एग्जिट कहाँ पर करना है जी। बट अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप कुछ अपने दिमाग में सिनेरियोस क्रिएट करो कि अगर ऐसा होगा तो मैं निकल जाऊंगा। यू नो, इफ ग्रोथ फॉल्स बाय सो मच, जी, if this kind of situation happens in that sector, because जब अगर वो हो रहा होगा और तब आप सोचने लगोगे, तब आप नहीं कर पाओगे। तो यू मस्ट राइट डाउन। एक तो जर्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। जर्नल आप करिए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी, कि मैंने ये स्टॉक लिया है, क्यों लिया है, ये क्राइटेरियाज हो रहे थे, यहाँ मैं एग्जिट करूंगा, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी। समझ गया। लॉस, टेकिंग अ लॉस
as a stigma around it. That should not be there. Taking a loss is like normal course of business. पर सर हमें आदत नहीं होती ना, एक आम निवेशक को लगता है मेरी सैलरी है तो सैलरी में जैसे कोई लॉस नहीं ले रहा होता, उसने कभी रेट देखा नहीं होता, एफडी में किसी प्रकार का लॉस नहीं होता, गोल्ड को लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो लोगों को दिखता है कि वो भी लॉस नहीं कर रहा है, तो ये लॉस सिर्फ स्टॉक्स में क्यों उनको दिखने लग जाता है और वहां वो विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही है, हर सेकंड आपको एक रेट पता लग रहा है। आप घर खरीदते हो, कोई रेट का पता ही नहीं है, आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, वो 95 लाख का हो गया, 1 करोड़ 5 लाख का हो गया, आपको पता भी नहीं लग रहा। जब वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा तब आपको शायद पता लगेगा कि हाँ अच्छा मेरा बढ़ गया घर। तो यू आर नॉट बीइंग हिट बाय कांस्टेंट प्राइस मूवमेंट, विच इटसेल्फ इज द एडवांटेज फॉर दैट एसेट क्लास। लोग कहते हैं कि जिस प्रॉपर्टी में लोगों के पैसे नहीं बनते, स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, बट द एडवांटेज इज कि आप बड़ा पैसा उसमें डालते हो, मोर कॉन्फिडेंस से डालते हो, लेवरेज भी करते हो होम लोन लेके, और इसीलिए वहां पर एब्सोल्यूट क्वांटम ज़्यादा बड़ा बनता है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास लेट से 1 करोड़ रुपए है, वो स्टॉक्स में 10 लाख रुपए रखेंगे सिर्फ, बाकी एफडी में रखेंगे, गोल्ड में रखेंगे, प्रॉपर्टी में रखेंगे। तो एलोकेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आप एलोकेट कितना करते हो टू ए एसेट क्लास, एंड विद इन दैट एसेट क्लास अगर वो स्टॉक्स हैं तो टू ईच स्टॉक आपने कोई मल्टी बैगर खरीद लिया, उसमें 1% एलोकेशन है तो आपको क्या ही बन जाएगा। सर अब एलोकेशन पे आते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन पे आते हैं। आज अगर मैं एक यंग प्रोफेशनल हूँ, मेरे को अभी जॉब लगी है, मैं 22-23 हूँ और मुझे अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, तो मेरा क्या स्प्लिट होना चाहिए? एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरी इनकम 50,000 रुपये महीना जॉब लगा है मेरे को, मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से तो शुरू में तो एसेट एलोकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, पहले 5-7 साल आपको ऐसी एसेट एलोकेशन की ज़रूरत नहीं है। आप इक्विटी मार्केट्स में 100% भी रह सकते हो, ओके, यू नो, अपना इमरजेंसी मनी वगैरह जो भी वो बाहर निकाल के आप रह सकते हो उसमें, और उसमें आप डिफरेंट जो मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर, लार्ज कैप हो गया या मिड कैप, स्मॉल कैप, जैसे आपकी रिस्क एवर्सनेस हो उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें। और मेरे ख्याल से शुरू में एसेट एलोकेशन और या इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपका बेस बने एक किसी पॉइंट पे जाके, वहाँ पे उससे बाद आप सोच सकते हैं कि हाँ मुझको लेवरेज करके घर होम लोन भी लेना है या कुछ गोल्ड में भी शुरू करना है। तो आई थिंक वो स्टेज नेक्स्ट मिडिल एज स्टेज जो है वो वहाँ पर आती है। Okay. शुरू में तो रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज। आप 5 साल में कुछ भी नहीं कमा पाए, क्या ही फर्क पड़ गया, बहुत लंबी जिंदगी आ गए, फिर कमा लेंगे आप। बट एटलीस्ट यू वुड हैव एक्सपीरियंस्ड कि हाँ मैंने ट्रेड भी करके देख लिया, मैंने लेवरेज भी करके देख लिया, मैंने FNO भी करके देख लिया, मैंने कोई सम ऑफ पार्ट्स मर्जर डीमर्जर भी करके देख लिया, जो पसंद आया आपको चीज़। बेसिकली इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ ग्लव विच फिट्स योर हैंड। बिकॉज शुरू में आपको ये होगा नहीं, पता नहीं चलेगा जब तक आप खेलोगे नहीं, हाँ, टिल द टाइम यू डोंट प्ले। So try everything. Okay. Try everything. Learn about everything. See what comes naturally to you as a which suits your personality. Got it. और उसमें फिर आप स्केल अप करिए धीरे धीरे करके। सर अभी नितिन कामत जी का एक बहुत अच्छा ट्वीट आया था और उन्होंने बैक टेस्ट भी किया था उस ट्वीट को। वो ये था कि अगर किसी नॉर्मल इन्वेस्टर ने पिछले 3 साल में 1/3 इन्वेस्टमेंट किया होता, 1/3 किया होता इक्विटी में विच इज़ लार्ज एंड मिड कैप 250 देश की सबसे बड़ी 250 कंपनीज, 1/3 किया था गोल्ड में और 1/3 किया था डेट में, तो दिस पर्सन हैज़ आउटबीटन निफ्टी 500, निफ्टी 250, सबको आउटबीट कर दिया है। तो अगर आज एक मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, तो जैसे आपने कहा कि मैं 100% इक्विटी पे भी चल सकता हूँ, तो क्या इस तरीके का कोई पोर्टफोलियो बेटर होगा या ये पोर्टफोलियो उनको बनाना चाहिए जिनकी एज ज़्यादा हो गई है? मेरे को ऐसा लगता है कि कमिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, एज यू ग्रो ओल्डर आपकी रिस्क एवर्सनेस थोड़ी सी बढ़ती है जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में बढ़ती हैं, आपने कुछ एक्यूमुलेट कर लिया होता है विच यू डोंट वांट टू लूज, तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है नॉर्मल लोगों की। कुछ लोगों की डिफरेंट ट्रैजेक्टरी भी हो सकती है। तो मेरा तो जैसे 1/3 मेरा तो बहुत सालों से चल रहा है। ओके, ऑलमोस्ट 10-15 सालों से मेरा यही पोर्टफोलियो है, वेयर डेट इज़ नॉट इन पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। ओके, डेट की जगह मेरा रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो। अच्छा, ओके, तो आई डोंट थिंक डेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। एक टाइम था जो ये 60-40 इक्विटी डेट बहुत पॉपुलर होता था वर्ल्ड वाइड। पिछले 10 साल में डेट हैज़ गिवन 0 रिटर्न्स ग्लोबली। सो डेट हैज़ एक्चुअली किल्ड अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज। गॉट इट। और ये जो हमारी इंटरेस्ट रेट एक ट्रेजेक्ट्री थी 1980s से कि इंटरेस्ट रेट नीचे ही आते जा रहे थे, ग्लोबली की बात कर रहा हूँ मैं अभी, वो ट्रेजेक्ट्री ब्रेकआउट हो गई है अब।
तो आई डोंट नो इंटरेस्ट रेट्स नीचे कब जा पाएंगे, कितने जा पाएंगे। जी। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव डेट में लोग फंस गए हैं बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। एंड आई एम नॉट श्योर हाउ गोइंग फॉरवर्ड डेट कैन बी रियली गुड। तो डेट की जगह गोल्ड आ गया एक्चुअली। जी। जो नॉर्मल 60-40 था, अब मॉर्गन स्टैनली और ये सब कंपनीज कहने लगे हैं कि भाई कम से कम 20% तो गोल्ड रखो। जी। जी। राइट, सो डेट इज रिप्लेसिंग नॉट ओनली इन सेंट्रल बैंक बैलेंस शीट्स बट इन प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। जी। $400 ट्रिलियन, $350 से $400 ट्रिलियन की प्राइवेट वेल्थ है ओके। वर्ल्ड वाइड। उसमें लेस देन 1% इज गोल्ड। अच्छा, तो वो अगर 1 से 2% भी हो गई, मैसिव शिफ्ट हो आप सोचो कितना बड़ा शिफ्ट होगा। गोल्ड की टोटल मार्केट कैप 32 ट्रिलियन की है। जी। तो अगर 300 ट्रिलियन में से 1% भी और मूव हो गया तो इधर 3 ट्रिलियन आ गए। तो गोल्ड पे 10% का इम्पैक्ट आ जाता बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो ग्रेजुअली दिस विल हैपन। लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि गोल्ड की रैली खत्म हो गई है। गोल्ड की रैली अभी शुरू हुई है। ओके। बिकॉज ये जो अब आप देखिए क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में, वॉर की वजह से वो 1-1.5 ट्रिलियन का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे वहाँ पर भी आया है। अब दुनिया भर के नोट छपेंगे, अब डिबेसमेंट और होगी अभी। जी। और वो डिबेसमेंट का काउंटर सिर्फ गोल्ड प्राइस है। ट्रू। सो गोल्ड प्राइस प्रॉब्ली विल नॉट स्टॉप इन माय व्यू, इट विल गो अप फ्रॉम इट विल गो अप फर्दर। तो जो अभी सर इस बार वॉर बड़ी यूनिक थी बिकॉज जनरली हम कहते हैं कि एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। हाँ, तो इस बार तो उल्टा हो गया, बैड न्यूज इज बैड न्यूज फॉर गोल्ड हो गया, बैड न्यूज इज बैड न्यूज फॉर इक्विटी हो गया। ये एक्चुअली आप थोड़ा सा डिफरेंट इस बार ज़रूर हुआ है, बट देर आर फ्यू रीजंस फॉर दैट आई थिंक। एक तो टर्की ने बहुत ज़्यादा गोल्ड बेचा है अभी। ओके। सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की, बिकॉज दे वर इन अ लिक्विडिटी क्राइसिस, दे हैव सोल्ड अ लॉट ऑफ गोल्ड। तो जब भी कोई सेंट्रल बैंक बड़ी सेल करेगा, गोल्ड गिरेगा। जी। दूसरा, एक लिक्विडिटी क्राइसिस आती है जब भी मार्केट में कोई ऐसी क्राइसिस आती है, एक शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी क्राइसिस होती है, उसमें सब कुछ नीचे जाता है एंड देन यू नो इट रिकवर्स वेरी फास्ट। तो अगर आप कोविड देखें, 2008 देखें, गोल्ड उस समय भी गिरा था लेकिन तेजी से रिकवरी होती है। गॉट इट। That probably is likely to happen. But also because gold is becoming a trade where, you know, it is not just a contra trade. It is becoming more mainstream as we go forward. गॉट इट। तो वो fear factor कि भाई अभी मेरी गोल्ड की पोजीशन है, मैं अभी क्या होगा कि इक्विटीज़ में जैसे थोड़ा सा लॉस हुआ तो आदमी कहता है कि मैं कहाँ से प्रॉफिट बुक करूँ। तो गोल्ड आ गया। गोल्ड में 100% का आपको गेन पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर है कि वीव हैड ए फैंटास्टिक रन इन द लास्ट 2-3 years विच कॉज्ड ए प्रॉफिट बुकिंग इवेंट हियर। गॉट इट। अगर नॉर्मल कोर्स में चल रहा होता तो मेरे को नहीं लगता इतनी जोर की गोल्ड गिरता उस समय। सर आपका मैं अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने 50 साल की उम्र तक लोन नहीं लिया। मैं भी उस गलती का पात्र हूँ अभी। क्योंकि मैं भी 42 का हूँ, मैंने लोन नहीं लिया है। तो आपने ऐसा क्यों कहा सर? मतलब व्हाई डू यू थिंक यू शुड टेक अ डेट? हमें तो बचपन में यही सिखाया गया था डेट नहीं लेना है, किसी चीज़ के लिए भी डेट नहीं लेना है। कभी कभी डेट नहीं लिया, गाड़ी भी कोई खरीदी तो कैश पेमेंट देके गाड़ी खरीदी। और 15-20 साल बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो यू नो डेट इज़ अवेलेबल एट 9%, 8%, 7% और आप रिटर्न 15-20% की भी निकाल पा रहे हो अगर मार्केट से। तो इट्स अ रिस्क फ्री, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ ए फ्री आर्बिट्राज दैट इज अवेलेबल टू यू। जी। तो वो यूज़ नहीं किया। तो अभी 50 साल की उम्र में जाके वो चक्षु खुले वाले बल्ब जला कि भाई ये तो वी मिस्ड आउट ऑन दिस। तो और होम लोन एक्चुअली इज अ गुड लोन। दूसरे चलो फिर भी आपने कोई फ़ोन लेने के लिए लोन लेना है, वो फिर भी ऐसा इतना अच्छा नहीं है जी। बट होम लोन इज़ अ गुड लोन बिकॉज यू आर हैविंग ए गन टू योर हेड। EMI देनी है। इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इन योर लाइफ। प्लस द बिगेस्ट थिंग आई फील, लॉट ऑफ पीपल से कि घर क्यों लेना है, रेंट पे रह लो, पहले पोर्टफोलियो बिल्ड करो। जी। वॉट इफ समथिंग हैपन्स टू यू एंड लेट्स से यू आर द की ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, आप कम से कम घर तो छोड़ जाओगे अपनी फैमिली के लिए रहने के लिए, यू नो। सो एंड होम इंश्योरेंस तो ली जाती है आजकल, वो लाइफ इंश्योरेंस होम लोन के साथ लेनी पड़ती है। हाँ। तो योर फैमिली इज सिक्योर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स एटलीस्ट। आई मीन एवरीथिंग इज नॉट रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऐसा भी नहीं है, गुड़गांव में तो
पिछले 5 साल में रिटर्न्स हैव बीन बेटर देन स्टॉक्स. ट्रू. So from that perspective, I think good allocation to real estate as you are growing older is also quite good. वो तभी कर पाओगे जब आपके पास थोड़ा कैपिटल होगा और या फिर डेट लेने की कैपेबिलिटी होगी. Yes. अगर आपकी इनकम ही छोटी है 40-50 हज़ार की तो ऑब्वियसली अभी आप नहीं कर पाओगे. Of course. So this has to come after a certain point of. But also, like, let's say you are a young person working in a metro where everything is very expensive. कुछ भी नहीं मिल रहा आपके बजट में. Right. तो आप अपने होम टाउन में सेकंड टियर टाउन में, थर्ड टियर टाउन में वहाँ खरीद लो. You will have at least one place to go to. Got it. Or your family if you are not around. You know, वो एक आई थिंक वो फाउंडेशन ऑफ लाइफ है. वो अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पेरेंट्स का घर नहीं है सपोज, तो देन दैट शुड बी योर फर्स्ट एम आई थिंक, यू नो, टू सिक्योर दैट फाउंडेशन. गॉट इट. और उसके लिए लेवरेज लेना अच्छा है. उसके लिए लेवरेज लेना अच्छा है बिकॉज आप होपफुली यू विल बी एबल टू मेक मोर देन 7-8% वेरेवर यू इन्वेस्टिंग योर मनी. तो अगर पैसे हैं भी तो भी आप होम लोन जरूर लो. गॉट इट. और एक ये होम लोन जल्दी वापस करने की जो बहुत लोगों को चुल लगी रहती है वो भी नहीं होनी चाहिए. मेरा अगला क्वेश्चन यही था. जितना ज़्यादा लंबा होराइजन का होम लोन मिले, 20 साल 30 साल जितना मिले ले लो. पर सर आज तो मार्केट्स अनसर्टन हैं, जॉब्स जा रही हैं. ओरेकल ने अभी रिसेंटली 30,000 लोगों को फायर कर दिया. एआई की वजह से बहुत बड़ा डिसरप्शन है. तो डू यू थिंक सेम रूल्स वुड अप्लाई? बिकॉज पहले लोगों को एक सर्टेनिटी होती थी कि भाई एक कंपनी में घुस गए तो अब तो रिटायर होकर ही निकलेंगे यहाँ से. देखो, सर्टेनिटी किसी भी चीज़ की नहीं है, आपके अपनी लाइफ की भी नहीं है जी. आजकल मोस्टली डबल इनकम फैमिलीज होती हैं एंड पीपल आर वर्किंग हार्ड, अपस्किलिंग. थोड़ी मेहनत तो देखिए आपको लाइफ में करनी पड़ती है. स्ट्रगल चलती रहेगी. स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो चलती रहेगी. तो कॉन्फिडेंस से अपने लाइफ जीनी चाहिए. अगर हम यही सोचते रहे कि लाइफ जॉब चली जाएगी तो और भी मिलेगी, क्या बात है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अप. बट यू शुड हैव ऑलवेज ऑफ कोर्स नॉट ओवरडू. आई मीन जो आपकी कैपेसिटी है पे करने की. जैसे कई कपल्स को मैं जानता हूँ, वन सैलरी दे डेडिकेट टुवर्ड्स ऑल दीज EMIs कि भाई घर की, गाड़ी की, जो भी है, एक सैलरी उधर चली गई, एक सैलरी हमारी बाकी सेव भी हो रही है, उसमें खर्चे भी निकल रहे हैं. इस तरह से आप मतलब एक प्लान बना के चलें. सर आजकल एक बढ़िया नैरेटिव चला है, आई थिंक जैसे आप बता रहे हैं कि क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो ये है कि रुपी डेप्रिशिएट्स अगेंस्ट द डॉलर एवरी ईयर. दो मे नॉट बी एवरी ईयर बट एक लॉन्ग टर्म होराइजन में जब हम देखते हैं 3 से 4% ये नंबर निकल रहा है. तो पहले तो ये नंबर कितना सच है और कितना होता है और क्यों होता है, मतलब व्हाई डज इट रियली डेप्रिशिएट, व्हाई डज आवर करेंसी डेप्रिशिएट. और सेकंड, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने करनी चालू कर दी, चाहे वो इंडियन ETFs, इंडियन म्यूचुअल फंड्स जो कर रहे हैं उसके थ्रू कर रहे हैं, गिफ्ट सिटी के थ्रू कर रहे हैं, और कुछ लोग तो LRS यूज़ करके कर रहे हैं जहाँ वो सीधा बाहर ही पैसा डाल देते हैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यूज़ करके. तो इस लैंडस्केप को आप किस तरह समझाएंगे सर? तो लैंडस्केप इसका ट्रेडिशनली तो यही रहा है कि इंडिया मार्केट इज़ ए ग्रोथ मार्केट. हमारी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड इज़ सिटिंग एट ए लो ग्रोथ, लो इंटरेस्ट रेट मार्केट. तो देर इज़ ए आर्बिट्राज डिफरेंशियल विच इज़ देयर. उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये एडजस्टमेंट हो रही है एक तरह से. ओके. एक पॉइंट ऐसा आएगा होपफुली वेयर आवर इन्फ्लेशन प्रॉब्ली विल गेट लोअर देन ओवरसीज इन्फ्लेशन. वहाँ पर हो सकता है हमारी डेप्रिसिएशन इतनी ना हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारे को जो करंट अकाउंट में इश्यूज हैं, भाई क्रूड ऑयल हम ले रहे हैं बहुत सारा, गोल्ड हम लेते हैं, उससे हमारा हमेशा डेफिसिट रहता है. तो अनलेस वी बिकम सो प्रोडक्टिव दैट आवर एक्सपोर्ट ओवरवेल्म्स आवर इम्पोर्ट्स, जैसे चाइना का है जी, जापान का है, तब तक मेरे को लगता है कि डेप्रिसिएशन तो होएगी. ओके. और ये वही 2-3-4% 2-3-4% की डेप्रिसिएशन है. एंड ओवरसीज इन्वेस्टिंग में भी इश्यूज बहुत सारे हैं. TCS भी लगता है, उसकी अकाउंटिंग डिफिकल्ट है, और टैक्सेशन इतनी इजी नहीं है, एंड यू पे हायर टैक्स रेट. सो फ्रॉम ऑल दैट पर्सपेक्टिव इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इतना पिकअप नहीं हो पाया जितना हो सकता है. और गवर्नमेंट ऑब्वियसली चाहती भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरसीज फ्लाइट होए. तो LRS पे भी लिमिट्स हैं जी. सो आई डोंट थिंक वो इतनी जल्दी कुछ खुलने वाला है. बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या वो मेरे पोर्टफोलियो का एलोकेशन होना चाहिए इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग? होना चाहिए. कुछ एलोकेशन कर सकते हैं, 5-10% एलोकेशन हो सकती है. बट एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ETFs अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे जो बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक एक मोतीलाल ओसवाल का Nasdaq 100 है, और एक और आई एम फॉरगेटिंग द नेम. तो हमने एक स्टडी करी थी जिसमें सेवरल ऑफ दीज ETFs
रिमेन एट वेरी हाई प्रीमियम्स। एक हांगकांग का भी एक ETF है, हाँ, महक टेक। वो भी बहुत प्रीमियम पे। तो अगर आप प्रीमियम पे ETF ले रहे हो तो यू आर बेसिकली प्लेइंग विद लॉट ऑफ रिस्क इन टर्म्स ऑफ कि सपोज 20% ऊपर उसकी जो बेस वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उससे 20% ऊपर आप खरीद रहे हो, बिकॉज गवर्नमेंट ने कैप लगा रखा है, इससे ज़्यादा इतने $1 मिलियन से ज़्यादा वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। तो देर इज शॉर्टेज ऑफ दोज यूनिट्स इन द मार्केट। गॉट इट। तो अगर वो बेस इन मार्केट ही कभी गिर जाए ज़्यादा, तो या रूल ऐसा बदल जाए कि इजी हाँ रूल हो जाए, खुल जाए अगर और इन्वेस्टमेंट, तो वो उतना लॉस हो जाएगा आपको। तो ETFs में ना, इवन सिल्वर ETFs had this problem in October and again in January, where the ETF pricing deviated significantly from the NAV. तो ETF भी ब्लाइंडली नहीं खरीदना चाहिए, उसकी NAV देख कर खरीदना चाहिए कि क्या NAV है और मेरे को क्या मिल रहा है। अगर उसमें बहुत गैप है तो देन दैट मच इज द इशू। तो अगर सर दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकता हूँ, कि जैसे बहुत सारे फीडर फंड्स हैं जो खरीदते हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं वहाँ के, वो डायरेक्टली, तो विल दैट बी बेटर देन एन ETF? probably that will be better because at least you're not paying that premium. अच्छा, तीसरा सर ये है कि मैं डायरेक्टली LRS के थ्रू कर सकता हूँ, तो वो अगर मेरा कैपिटल बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं 10-20 लाख रुपए डालना चाहता हूँ, तो विल दैट बी प्रेफर्ड कि मैं सीधा ही जाके? फिर आपको खुद ही मैनेज करना है, इफ यू आर अप टू दैट, यू नो, अगेन स्टॉक सिलेक्शन, एंट्री एग्जिट रूल्स, समझ गया। उस तरीके का अगर आप करना तो वो कर सकते हैं। मतलब उसमें थोड़ा सा TCS का वो एक चार्ज है, बट दैट गेट्स एडजस्टेड इन योर टैक्सेशन, सो दैट्स नॉट सच अ बिग डील। ठीक सर, अगला जो एक आजकल यंगस्टर्स को एक भूत है, वो है कि ओवरनाइट रिच बनने का, वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो आप तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस तब से कर रहे हो जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शायद पैदा भी नहीं हुए थे, मतलब दे वर अबाउट टू बिगिन। हाउ डू यू ट्रेड दिस एंड व्हाट इज योर एडवाइस टू यंगस्टर्स ऑन दिस? देखिए, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इज ए वेरी हाई स्किल गेम। देयर इज नो हार्म इफ यू थिंक यू आर कट आउट फॉर दैट टू लर्न दैट स्किल, बट टू थिंक कि मैं सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में ऐसे कैजुअली जाके पैसे कमा लूंगा, दैट इज कंप्लीटली नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही जीरो सम गेम है। 1% पीपल आर विनिंग एंड 99% आर लूजिंग जी। तो इफ यू वांट टू बिल्ड ए करियर आउट ऑफ दिस, आप 2-3 साल ट्राई करो विद सम स्मॉल कैपिटल, विद सम गार्ड रेल्स, कि भाई मेरे को अगर इतना लॉस हो गया या मेरी जीरो हो गई कैपिटल, देन आई एम आउट ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू बोरो मनी। ठीक है। आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिल रही है, धीरे धीरे करके आप स्केल कर सकते हो, बट आई थिंक मोस्ट पीपल आर नॉट कट आउट फॉर F&O सेगमेंट, क्योंकि बाय नेचर वो एक बड़ी यू नीड टू बी लाइक अ शार्क टू बी अ गुड ट्रेडर। You have to take quick decisions. You have to make very sharp moves, very nimble-footed moves. नो इमोशंस। No emotion. मतलब वो एक psychology, मतलब जो बड़े बड़े कई मैं ट्रेडर्स को जानता हूँ, they are in a meditative state. वो कुछ आसपास कुछ नहीं देखते, वो कोई न्यूज़ नहीं देख रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, दे आर एब्सोल्यूट, जैसे अर्जुन की आंख, वो मछली की आंख पे फोकस था, वैसी सिचुएशन है। आप वो अचीव कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बट बड़ी मेहनत लगती है उसके लिए, तो वो आप कर सकते हो तो जरूर करो। मतलब बिना वो स्किल को सीखे, समय निकाले और शुरू में अपना रूल्स बनाए, आप मत घुसो इसमें। नहीं घुसो। ये जैसे होता है कि भाई ऑप्शंस में हम कोई ऑप्शंस बेच देंगे, वो 1-2% आने शुरू हो जाएंगे महीने के, दैट्स लाइक कि भाई आप कुछ महीने आपके ठीक जाएंगे, देन इन 1 month यू विल गेट वाइप्ड आउट, बिकॉज देयर इज नो, सी एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। तो रूल्स लगाने पड़ेंगे, रूल्स लगाने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। आप अपने प्रॉपर पोजीशन साइजिंग के, रिस्क मैनेजमेंट के, वो सब सीख के छोटे कैपिटल से धीरे धीरे स्केल अप करने की कोशिश करिए। हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो लुक फॉर समथिंग एल्स। रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए कि मतलब मेरे पैसे इसमें चले गए तो मेरे को इसी से कमाने हैं, वो और भी बड़ा मतलब एक गड्ढा है, और उस पर जितना गिरे उतना निकलना मुश्किल। नहीं, वो तो इम्पॉसिबल है निकलना। सर बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैं 35 का हो गया हूँ, 40 का हो गया हूँ, और मैं अब देखता हूँ कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने तो कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, फोमो हो जाता है, क्लैरिटी नहीं होती कि मैं क्या नेक्स्ट स्टेप लूँ। तो अगर आज 35-40 ईयर ओल्ड हमें देख रहे हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू ही नहीं करी, उनको इस यूनिवर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप, हाउ शुड दे अप्रोच इन्वेस्टिंग? तो अगेन जस्ट लाइक अ न्यू कमर, आप किसी फंड में पैसे डालिए, लेट्स से आपके पास 100 रुपये हैं आज, और आपने हमेशा मार्केट से कुछ नहीं किया, आप FD में बैठे हो।
आप 10 रुपये उसमें से निकाल के किसी भी फंड में, अच्छे फंड में आप डाल दीजिए। व्हाट इज द वर्स्ट केस दैट विल हैपन इन 1 ईयर? आप ये देख के चलो, 20% डाउन हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 50% डाउन हो जाएगा। ठीक है। 90 रुपये पे आपको फिर भी आपका जो 5-6% इंटरेस्ट आया वो आया। इस 10 रुपये पे आपने 5 रुपये खो दिए। बाय द एंड ऑफ द ईयर यू आर स्टिल एट 100। वर्स्ट केस सिनेरियो। अब आपका अगर वो वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले आउट हो गया फर्स्ट ईयर में, फिर अब अगले साल बड़े अच्छे होने वाले हैं। आप और एलोकेट करिए, अब 10 की जगह 30 रुपये एलोकेट करिए अब उसमें। धीरे धीरे करके 3-4-5 साल में अपने पोर्टफोलियो को 50% तक ले आइए। 50 इक्विटी, 50 जहाँ पे भी आपका पहले था उस 50 ले आइए। बेसिकली यू हैव टू बिल्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस ग्रेजुअली। और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम एफडी में बड़े कंफर्टेबल हैं, हमें मार्केट से डर लगता है। तो डरना नहीं है। जहाँ डर लग रहा है इसका मतलब या तो आप ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसको बेयर करने की, या आपको समझ नहीं है उस चीज़ की। तो टेक अ स्टेप बैक, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग अ स्टेप बैक। तो 10%, 20%, 30% धीरे धीरे करके, पहले आपने एक जितना लगाया उस पर कुछ बफर बनेगा आपका किसी पॉइंट पे जाके, कि 10 मैंने लगाए थे, अब मेरे 3 बन गए उसके ऊपर, राइट? नाउ यू कैन पुट अनदर 10, नाउ यू हैव अ बफर ऑफ 3 रुपीज, कि 20 पे अब मेरे को 15% मार्केट गिरेगी, तब जाके मेरे वो 3 रुपए का प्रॉफिट जाएगा, मेरी घर से कैपिटल नहीं जाएगी। सो यू गो वन स्टेप एट अ टाइम, जस्ट लाइक जैसे कोई वॉर में कोई माइंस बिछी हुई हैं, यू गो वन स्टेप एट अ टाइम, कि ये क्लियर हो गया, अच्छा चलो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट ये क्लियर हो गया, अच्छा नेक्स्ट स्टेप। तो जल्दी नहीं होनी चाहिए, जल्दी नहीं होनी चाहिए। बट वो 40 का है ऑलरेडी, तो उसको लगता है कि मेरा काफ़ी मिस आउट हो गया, तो लेट मी टेक हाई। वो वहीं सबसे बड़ी गलती होती है कि भाई 35-40 में आपने कैपिटल तो अच्छा एक्यूमुलेट करा हुआ है, और अब आपको फोमो भी हो गया। फोमो कब होगा? जब मार्केट बिल्कुल पीक पे है, आप वहाँ सारे पैसे लगा दोगे और वो मार्केट 50% गिर जाएगी वहाँ से, फिर आप हमेशा के लिए स्कार्ड हो गए, लाइफ लॉन्ग के लिए। आप मार्केट की तरफ देखोगे ही नहीं उसके बाद। तो दैट मिस्टेक यू विल नॉट। सर, ओवर ईयर्स हमने देखा है कि मार्केट्स में ना कुछ फ्रॉड्स होते रहते हैं। चाहे वो एएमसी लेवल पे हो, जहाँ कहीं फ्रंट रनिंग के केसेस हैं। फिर हमने देखा काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स फ्रंट रनिंग कर रहे थे। इन सबसे एक आम निवेशक का ट्रस्ट टूटता है। वो अपने ओरिजिनल बिलीफ पे उसको एक वो मिल जाता है कि देखो, मैं तो कहता था मार्केट्स में जुआ है, मार्केट्स गलत है। हाउ डू यू थिंक सेबी इज टैकलिंग, एंड हाउ वुड यू रेट सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन ऑन स्मॉल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन? आई थिंक सेबी इज़ डूइंग अ गुड जॉब। मुझे ऐसा लगता है कि उनके भी एक लिमिटेड स्कोप है टू एलिमिनेट ऑल दी बैड एक्टर्स इन द मार्केट। 100% क्लीन तो वो नहीं कर सकते। तो उस चक्कर में रेगुलेशन टाइट होती जा रही है हर सेगमेंट में, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। दे आर, आई थिंक, डूइंग इन्वेस्टर एजुकेशन ऑल्सो। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कर्ब प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर अनरजिस्टर्ड लोग एडवाइस देते हैं, बट बहुत ज़्यादा उसमें सक्सेस मिलनी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एक सेल्फ एजुकेशन इन्वेस्टर की ज़्यादा ज़रूरी है, कि मैं अगर किसी इन्फ्लुएंसर या किसी एडवाइज़र को मैं एडवाइस ले रहा हूँ तो क्या वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। जैसे उन्होंने अभी वैलिड यूपीआई शुरू किया है, तो इफ़ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट टू एनी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएट, देन देयर इज अ स्पेसिफिक यूपीआई दैट यू विल सेंड योर मनी थ्रू। तो वो किसी इधर उधर के बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा। वेरी नाइस। KYC चेक्स बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज की डेट में। सो इंटरमीडियरीज एक्चुअली आर हैविंग टू डील विद लॉट ऑफ रेगुलेशन, बट इट्स गुड फॉर द मार्केट। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉड एलिमिनेट नहीं हो सकता, बट जो इन्वेस्टर है उसको, जैसे वो आता है ना, जागरूक रहो इन्वेस्टर, बायर बीवेयर, तो वो रखना ही पड़ेगा। और मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट टर्म नॉइज से दूर रहना चाहिए। वॉट वी सी ऑन टीवी एवरी डे, एंड अपॉलॉजीज टू ऑल दी चैनल्स, मोस्ट ऑफ देम आर योर वुड बी योर फ्रेंड्स आल्सो। मतलब ये पता ही नहीं किस डायरेक्शन में लोगों को ले जा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म नॉइज बिकता है। उसको आईबॉल्स मिलते हैं, उसको सुबह शाम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता किसी को कुछ नहीं है कि क्या होने वाला है। मार्केट इज दैट market place where nobody knows what is going to happen, but everybody is a forecaster, everybody is a पंडित। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो पता नहीं है किसी को भी कुछ भी। तो बेटर टू अवॉइड ऑल द नॉइज
मैंने तो पता नहीं कितने सालों से टीवी देखा ही नहीं है, ये वाले चैनल्स जो हैं। गॉट इट। तो ठीक है, ये तो एक बहुत अच्छी एडवाइस है। आई थिंक दिस वन ऑफ द मोस्ट $1 million एडवाइस है कि भाई स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज, बी इट थ्रू टेलीविजन और थ्रू एनीथिंग एल्स। सर, आपने इतना समय निकाला है मार्केट्स में एंड यू बिल्ड अ करियर। आज एक यंगस्टर आपको देख रहा है, वो भी अपना करियर स्टॉक मार्केट में बनाना चाहता है। वो भी चाहता है कि भाई मैं भी धीरे धीरे ग्रोथ करूँ, बिकॉज दिस इज अ ग्रेट प्लेस नाउ विद सो मच डेप्थ। इतना बड़ा अब लोग इन्वेस्ट करने लग गए हैं, डीमैट अकाउंट्स 15-20 करोड़ 20 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो अगर एक यंगस्टर आपको देख रहा है तो कौन से वो कोर्सेज वो कर सकता है जिससे वो यहाँ पे करियर बना सकता है, और क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए? So there are many licenses of SEBI which one can start with. तो जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइसेंस भी होता है, एक रिसर्च एनालिस्ट लाइसेंस होता है, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लाइसेंस होता है, अभी कुछ इन्फ्लुएंसर लाइसेंसेस भी आने वाले हैं, वो भी आएंगे। तो रेगुलेटेड स्पेस में काम करना चाहिए ओके, आफ्टर सम एक्सपीरियंस। मतलब यंगस्टर आप अगर यू जस्ट कम इन टू द मार्केट एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन बिकम एन इंटरमीडिएरी, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो आप पहले अपना एक्सपीरियंस लीजिए, आप अपनी कोई एक निश क्रिएट करिए। अगर मैं अपना एग्जांपल देखूं तो मैं मतलब आई डिड नॉट इवन नो दैट आई विल बी डूइंग दिस 10 years बैक। वो तो एक बाई चांस मैंने ट्विटर पे डालना शुरू किया, उससे फॉलोइंग कुछ आ गई एंड आई स्टार्टेड दैट बिजनेस। तो ट्राई टू फॉलो योर पैशन, कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, उसमें आप एक्सपर्टीज़ क्रिएट करिए, उसमें अपनी स्किल्स इंप्रूव करिए, और बिजनेस और वो तो अपने आप ही आता है फिर। आई मीन यू डोंट हैव टू रन आफ्टर इट। और इसमें सर जैसे अगर मेरे को फर्स्ट जॉब करना हो कहीं पे, तो शुड आई वर्क विद अ ब्रोकर और अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी? कहाँ मेरे को सबसे इजी एंट्री मिलेगी? I think either of these places will be great. Any place where you get some learnings, exposure to how things are done, is a great place. और मोस्टली ये होता है कि आप जिस स्पेस में जाएंगे उधर ही आपका करियर डेवलप हो जाएगा। सपोज आप फंड इंडस्ट्री में चले गए, तो आप किसी दिन हो सकता है अपना फंड लॉन्च करेंगे, तो अगर आपको फंड लॉन्च करना है अपना, तो आप फंड इंडस्ट्री में जॉब करिए। अगर आपको ब्रोकिंग करनी है तो आप ब्रोकर के पास जाइए, यू नो। सो आपका एंड गोल क्या है, उसके हिसाब से भी आप हाँ, थोड़ा सा एंड यू कैन डू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस एंड फिगर आउट व्हाट इज मेकिंग सेंस टू यू एज एन इंडिविजुअल। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आता है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, मेरे को तो ये वर्ड ही पसंद नहीं है। पर सर जैसे गवर्नमेंट जॉब से कोई रिटायर होता है 55-60 की एज पे, और उस टाइम पे उनको थोड़ा कॉर्पस मिलता है, कोई उनके पुराने पीएफ्स होते हैं, ग्रेचुइटीज होती हैं, लीव एनकैशमेंट होती है, एक बड़ा नंबर उनके पास आता है। और मैं देखता हूँ कि काफ़ी इंस्टीट्यूशंस कोशिश करते हैं कि वो पैसा उनका कोई स्कीम में लगा दो जो 20 साल तक रुकी रहेगी, फिर आपको पैसे देगी, ऐसे कुछ देगी, मतलब पेंशन प्लान, दिस प्लान, दैट प्लान। एक रिटायरी को जिसने इतनी मेहनत करके, एक जॉब करके जीवन में एक कॉर्पस बनाया 2 करोड़ का, उसको उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। रिटायरमेंट होने से काफ़ी पहले लोगों को इसकी ट्रांजिशन के बारे में सोचना चाहिए। लाइक आई एम 55, लॉट ऑफ माई ओन कोलीग्स, फ्रेंड्स are going to be out of their jobs in the next 5 years. So I keep telling them that you must think about how you're going to transition from this, high activity, high octane workplace into something else later on, and how your financial part is going to move along with it. तो गवर्नमेंट में और ऐसी इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि वहाँ ऑलरेडी लोग स्टॉक्स वगैरह के बारे में ना मतलब जागरूक होते हैं नॉर्मली, यू नो, दे विल बी एक्सपोज टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। कॉरपोरेट में भी जो काम कर रहे हैं उनको भी एक्सपोजर अच्छा होता है मार्केट्स का, इधर उधर का। तो यू नीड टू बी प्लानिंग अहेड कि मेरे को कॉर्पस में ये मिलेगा, इतने अमाउंट्स वगैरह पता होते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूँ उसके लिए पहले से प्लान करना शुरू करना चाहिए। Number 2, I think exposure to markets at 60 plus age can be kept as minimal. Okay. In the sense that it should not be 70-80% perhaps. Again, depending upon risk averseness, maybe somewhere in the bracket of 25 to 50%
ठीक, उसमें आपका एक्सपोजर मार्केट की तरफ रहना चाहिए. एंड अगेन इफ़ यू हैड एक्सपीरियंस ऑफ सम PMS AIF वेयर यू हैड गुड एक्सपीरियंस, तो उसके साथ ही आप कंटिन्यू करिए. नहीं तो म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस, ऑल दीज डिफरेंट एवेन्यूज आर देयर. एट दैट एज perhaps jumping into markets with direct stocks without experience, that should not be done. तो कुछ एक लेयर ऑफ एडवाइजरी असिस्टेंस रहनी चाहिए वेयर somebody can watch what you are doing True. and perhaps correct you, do a course correction for you from time to time. So wealth management firm, for instance, could be a good place. But again, मतलब there's nothing guaranteed about any institution how they will manage your money. आपने वो पूरा हमारे को एक सिस्टम दे दिया है, बड़ा इजी तरीके से दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. एंड आई एम श्योर हम और भी एपिसोड्स करेंगे जिसपे हम और आपके जो है एक्सपीरियंसेस को लेके आएंगे ऑडियंस. Thank you so much for having me on. अगर आप यहाँ तक आ गए यानी आपने वीडियो एंड तक देखी, आपकी लर्निंग्स क्या रहेंगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. मैं कोशिश करूंगा आलोक जी को फिर से आपके पास लाने के लिए. और किस गेस्ट को देखना चाहते हैं अगेन कमेंट सेक्शन में बताइए. वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी इन्वेस्टिंग के बारे में सीख सके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में रह सके और गलतियां ना करे. सो दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट. जय हिंद, जय भारत.